नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुकी हैं। एक इशू एफआरबीएम एक्ट से संबंधित। एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया था और यूपीएससी ने 2013 में इस पे क्वेश्चन पूछा था। दूसरा इशू स्पीकर से संबंधित, ये द हिंदू का ये आर्टिकल है, स्पीकर के रोल से संबंधित। स्पीकर इम्पार्शियल होके काम नहीं करते। और एक आर्टिकल आर्कटिक सी के पिघलने से संबंधित, इंडिया का क्या लिंक है, इंडिया कैसे काम कर सकता है आर्कटिक ओशन को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि इंडिया आज के समय में वैसा देश है जिसकी सबके साथ बनती है। तो ये भी अच्छा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वैसे देखो, आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़, बहुत से लोगों ने पूछा कि एथिक्स की बुक कब मिलेगी। एथिक्स की बुक आपको मिलेगी 2 नवंबर को। अभी देखो इंग्लिश में मिलेगी और प्रॉपर बुक है। पब्लिशर को मैं पुश कर रहा हूँ कि वो हिंदी में भी इसे उपलब्ध करवाएं। तो पब्लिशर ने थोड़ा समय मांगा है कि हम चाहते हैं कि अच्छे वाली हिंदी हो, ट्रांसलेटेड वाली हिंदी ना हो, तो उस पर काम चल रहा है। हिंदी के अलावा और किसी रीजनल लैंग्वेज में बुक पब्लिश करने का कोई प्लान नहीं है। क्या पीडीएफ पेड होगी? अरे नहीं यार, मतलब फ्री है बिल्कुल, और काफ़ी मेहनत की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। आप जज कीजिए, आप कंटेंट को देखिए। आपको लगता है कि एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा तो बढ़िया है, आपको लगे फ़ायदा नहीं होगा तो फेंक दीजिए, मतलब साइड में रख दीजिए, मत पढ़िए। एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है, वही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हाउस में स्पीकर के रोल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक लाइन आप ध्यान से सुनिए। इस कोर्ट के ऑर्डर को पालन किया जाना चाहिए। मैं कोर्ट की डिग्निटी को लेकर कंसर्न हूं। फिर से सुनिए, इस कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। मैं कोर्ट की डिग्निटी को लेकर कंसर्न हूं। ऐसा नहीं है ये लाइन किसी लोकल कोर्ट के जज ने बोली, गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं। ये लाइन बोली गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। किस केस में? महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में ना, स्पीकर के पास 12 एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन को लेके फाइल पेंडिंग है जुलाई 2022 से लेके अभी तक। लेकिन ना महाराष्ट्र के स्टेट असेंबली में जो स्पीकर है ना, उन्होंने इस पे फैसला नहीं लिया है। अक्सर ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी या फिर रूलिंग अलायंस के जो स्पीकर होते हैं ना, वो जानबूझ के ये डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित पिटीशंस पेंडिंग रखते हैं, उस पर फैसला नहीं लेते, क्योंकि ये जो अगर इस पे वो फैसला ले तो उन्हें रूलिंग अलायंस के एमएलएस को ही डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है, और स्पीकर भी रूलिंग अलायंस रूलिंग पार्टी से होते हैं, इसलिए वो इस पिटीशन पे फैसला नहीं लेते। और इस केस में भी ऐसा ही है। कायदे से देखो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होता है निष्पक्ष होकर काम करना, इम्पार्शियल होके, लेकिन ये सिर्फ आइडियल चीज अब रह गई है। अगर हम बात करें कि स्पीकर का जो पद है कैसे ओरिजिनेट हुआ, देखो इतिहास में 17वीं सेंचुरी तक हाउस में स्पीकर का काम सिर्फ क्राउन यानी किंग के एजेंट के तौर पे हुआ करता था। होता यह था मेडिवल ब्रिटेन में, वहां पे उस समय जो हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता था यानी लोकसभा, वहां पे ना स्पीकर के जो पोस्ट होती थी ना, वो किंग के स्पोक्स पर्सन के तौर पे होती थी। मतलब स्पीकर एक प्रकार से ना मीडिएशन का काम करते थे किंग और लोकसभा के बीच में, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच में। लेकिन धीरे धीरे स्पीकर का रोल चेंज हुआ। मिड ऑफ 19वीं सेंचुरी यानी 1850 के आसपास स्पीकर ने ना हाउस में इम्पार्शियल होकर काम करना स्टार्ट किया, और हमने ये प्रथा ब्रिटेन से ही ली है। ब्रिटेन ने हम पे रूल किया था, तो स्पीकर का रोल कायदे से जैसा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में या दूसरी जगहों पर है, हमारे यहां पर भी ना स्पीकर का रोल वैसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, हाउस में मेंबर्स को, जैसे एमएलएज या फिर एमपीज को ना बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। और ना स्पीकर कस्टोडियन होते हैं। कस्टोडियन मतलब एमएलएज और एमपीज अपने राइट्स और प्रिविलेजेस का ठीक से इस्तेमाल कर सकें। इसके कस्टोडियन कौन होते हैं? स्पीकर। स्पीकर का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि हाउस में डेकोरम को मेंटेन करके रखना। पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में लड़ जाते हैं, माइक फेंक के मारते हैं, एक दूसरे के कुर्ते फाड़ देते हैं। इन सब चीजों को रोकना सिर्फ स्पीकर का काम नहीं होता,
और भी बहुत काम होते हैं, जैसे ये सर्टिफाई करना कि बिल मनी बिल है क्या नहीं है, और अगर किसी बिल को मनी बिल करार दिया जाए तो आपको पता है फिर राज्यसभा में मनी बिल से संबंधित पावर्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा पावर्स मनी बिल से संबंधित लोकसभा के पास में हैं। इसके अलावा 10th शेड्यूल के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन होती है उनको भी डिसाइड स्पीकर के द्वारा किया जाता है। 10th शेड्यूल के अंदर जैसे महेश है, महेश ने चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पे, लेकिन महेश कांग्रेस में शामिल हो गया चुनाव लड़ने के 1 साल बाद, जीतने के 1 साल बाद, तो फिर कायदे से 10th शेड्यूल के अंदर महेश को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बट स्पीकर चूंकि रूलिंग पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, तो वो उस पिटीशन को लटका के रखते हैं, उस पर डिसीजन नहीं लेते। राइटर कहते हैं अक्सर देखो ऐसा भी देखा गया है, चूंकि स्पीकर रूलिंग पार्टी से संबंध रखते हैं तो हाउस का डेकोरम जब मेंटेन किया जाता है ना, तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। बात देखो यहां पे किसी एक पार्टी की नहीं है, कांग्रेस के समय भी ऐसा ही होता था और बीजेपी के समय भी ऐसा ही होता है। जो रूलिंग पार्टी के स्पीकर होते हैं ना, वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स के प्रति तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो अपोजिशन के मेंबर्स थोड़ा सा भी खिलाफ बोल देना तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, 1 सेशन के लिए, 2 सेशन के लिए, ऐसा चलता है। मतलब निष्पक्ष होकर काम नहीं करते स्पीकर। इसके अलावा स्पीकर को ना किसी भी बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजने की पावर होती है। कायदे से इंपॉर्टेंट बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए ताकि और अच्छे से छानबीन हो सके और मजबूती से बिल बन सके। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा हो रहा है कि स्पीकर के द्वारा ना बहुत कम बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजा जा रहा है। जैसे 2004 से लेकर 14 के बीच में मोर देन 60% बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज के पास भेजा गया, और 2014 से लेकर 23 के बीच में 25% बिल्स को। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित पिटीशंस को डिसाइड करना ही है स्पीकर के द्वारा, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट डिस्टेबल हो सकती है, मतलब चुनी हुई सरकार गिर भी सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि चुनी हुई सरकार गिरनी चाहिए लेकिन वो गिरती नहीं है, क्योंकि स्पीकर जल्दी से पिटीशंस का निपटारा करते नहीं हैं। कि हो तो होलोहान केस है 1992 का। इस केस में ना माइनॉरिटी जजेस के द्वारा ये बोला गया, माइनॉरिटी जजेस मतलब जैसे 5 जजेस की बेंच थी, तो मेजोरिटी जजेस ने कुछ और बोला, माइनॉरिटी जजेस यानी 2 जजेस ने कुछ और बोला। तो माइनॉरिटी जजेस ने ना ये ओपिनियन दिया कि स्पीकर के पास जो ये पावर है ना डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित पिटीशन को डिसाइड करने की, ये पावर तो इनके पास नहीं होनी चाहिए, गलत है, नहीं होनी चाहिए स्पीकर के पास ऐसी पावर, क्योंकि ये बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। स्पीकर चूंकि रूलिंग पार्टी से होते हैं, वो निष्पक्ष होकर इन पिटीशंस को डिसाइड नहीं करते हैं। इवन 2020 का एक और केस है, केसराम मेघचंद्रा सिंह वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह रेकमेंड किया पार्लियामेंट को कि ना ये जो पावर है ना डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित पिटीशंस को डिसाइड करने की, ये एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल के पास होनी चाहिए जिसको हेड करें कोई जज, ना कि स्पीकर के पास ये पावर होनी चाहिए। अभी देखो महाराष्ट्र असेंबली में जो स्पीकर हैं, पिछले 1 साल से वो डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित पिटीशंस पर बैठे हैं, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। इवन कोर्ट ने ऑर्डर दिया भैया डिसाइड कर लो, आप कर लो, लेकिन वो कोर्ट की बात भी मानने को तैयार नहीं है। इवन एक और इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी पेंडिंग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बिल्स को मनी बिल के तौर पे पास कर दिए जबकि वो मनी बिल नहीं थे। इस इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट को अभी वर्डिक्ट देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ब्रिटेन में क्या होता है, जब कोई स्पीकर के पोस्ट पर इलेक्ट हो जाता है ना, तो फिर ना वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन दे देता है। महेश है, महेश स्पीकर बन गया ब्रिटेन में, तो फिर महेश अपनी बीजेपी की मेंबरशिप को छोड़ देगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में तो ये होता है कि महेश ने 5 साल के तौर पे स्पीकर की पोस्ट पे काम किया, तो 5 साल के बाद वो फिर से इलेक्शन में जाएगा ना, मतलब इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर वो बीजेपी या कांग्रेस के मेंबर के तौर पे नहीं लड़ेगा। वो इलेक्शन ऐसा होगा कि स्पीकर जो हैं फिर से स्पीकर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा इलेक्शन वो होगा। यहां पर देखो, स्पीकर सीकिंग री इलेक्शन, यानी एक बार कोई स्पीकर के पोस्ट पे इलेक्ट हो गया ब्रिटेन में,
तो फिर वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहता, वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ता है, तो फिर वो इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ता है कि मैं स्पीकर हूं, अगर मैं जीत जाता हूं तो फिर से स्पीकर बनूंगा। बट ये ब्रिटेन में होता है, हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में भी संविधान का जो 10th शेड्यूल है ना, वो स्पीकर को अलाउ करता है कि अगर वो स्पीकर की पोस्ट पे इलेक्ट होता है तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो संबंध रखते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी से वो रिजाइन दे सकते हैं। लेकिन आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक एक भी स्पीकर ने ऐसा नहीं किया, करते ही नहीं रिजाइन। यहीं पे तो इम्पार्शियलिटी खत्म हो जाती है। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि स्पीकर को देखो अपने पद की जो गरिमा है उसका पालन करना चाहिए। इम्प्रोप्राइटी या फिर इम्पार्शियलिटी दोनों वैसे अपोजिट वर्ड्स हो गए, मतलब अलग अलग बताता हूं। स्पीकर को इम्प्रोप्राइटी को छोड़ देना चाहिए और इम्पार्शियलिटी को अपनाना चाहिए। और ब्रिटेन में जो स्पीकर संबंधित प्रैक्टिसेस है ना, उनको हमारे देश में भी फॉलो किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आर्कटिक सी की बर्फ तेजी से पिघलने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, नॉर्थ पोल जिसे ना व्हाइट सील्ड ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, ग्रेट व्हाइट सील्ड। क्यों, मतलब आर्कटिक सी को ग्रेट व्हाइट सील्ड क्यों कहा जाता है? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि सफेद बर्फ की चादर है ना, ये क्या करती है, सनलाइट को ना रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे ना अर्थ का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है। बट अगर ये वाइट सील्ड खत्म हो गई, मतलब आर्कटिक ओशन की जो बर्फ है वो पिघल गई, तो क्या होगा, फिर यहाँ पे ओशन आ जाएगा। ओशन रिलेटिवली डार्कर होता है, तो डार्कर ओशन सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है और तेजी से बढ़ेगा। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर ये जो बर्फ़ है पिघल गई, अब आपको पता है इस बर्फ़ ने ना बहुत सारा कार्बन भी स्टोर करके रखा है। अगर ये बर्फ़ पिघल गई तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट होगा। कार्बन एमिट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा तेज़ी से होगी और क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा तेज़ी से होगा। ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। ये चिंता की बात देखो किसी एक देश के लिए नहीं है। आज देखो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जितना तेज़ी से बढ़ रहा है ना, 4 गुना तेज़ी से आर्कटिक ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। खतरा देखो सबसे ज़्यादा तो गरीब देशों को है, ग्लोबल साउथ को है। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ का क्या मतलब है? देखो, ग्लोबल नॉर्थ ना आमतौर पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है अमीर देशों के लिए, जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, जहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रोंग है। अब ज़्यादातर ये देश आपको पता है यूरोप के ही हैं। यूरोप, यूएसए, ये सारे देश ही ऐसे हैं जो ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, इकोनॉमी अमीर है। ग्लोबल साउथ मतलब वो देश जो अभी रिलेटिवली गरीब हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, जैसे एशिया के देश, अफ्रीका के देश, समझ गए, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ। तो ना अगर देखो आर्कटिक सी में बर्फ़ पिघलती है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो इसका असर ज़्यादा तो ग्लोबल साउथ को ही देखने को मिलेगा। जैसे एक कोरिलेशन है, स्टडी शो करती है, कोरिलेशन है आर्कटिक सी में आइस का मेल्ट होना और दूसरी तरफ इंडिया के समर मानसून में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स का आना, दोनों के बीच में एक कोरिलेशन है। और आपको पता है मानसून तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसून थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे दोनों की बात कर रहा हूं मैं, या तो बारिश नहीं आई या फिर बहुत ज़्यादा आ गई, तो ना लाइफलाइन टाइप है मानसून। तो न जाने कितने किसानों पर असर पड़ता है, उनकी जीवन याचिका पर असर पड़ता है, फूड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ जाती है। यहां पर देखो, मानसून इज क्रूशियल टू एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, मेकिंग 80% ऑफ साउथ एशिया रेनफॉल। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बुरा असर है वो गरीब देशों पे पड़ता है। वर्ल्ड में अलग अलग रीजन्स देखो, अलग अलग रीजन्स का क्लाइमेट इतना इंटरकनेक्टेड है, एक रीजन में कुछ होता है उसका असर दूसरे रीजन में देखने को मिलता है। लेकिन देखो दिक्कत ये है, आर्कटिक सी में ना कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही हैं। जैसे रशिया देखिए, आर्कटिक सी का 53% जो कोस्ट लाइन है ना, वो तो रशिया ही कवर करता है। और रशिया ना आर्कटिक सी में भयंकर रिसोर्सेज डाल रहा है दो चीज़ों के लिए। एक तो वहाँ पे रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं नीचे, ऑयल गैस, उन सबको एक्सप्लोर करने के लिए। और दूसरा, रशिया ना ट्रांसपोर्ट चैनल के तौर पे यूज़ करना चाहता है। यहाँ पर देखो, ये नॉर्दर्न सी रूट है ना, ये आर्कटिक सी से होके गुजरता है। अब रशिया
का इस रूट पे बहुत ज़्यादा जोर है। यहाँ से अब शिप्स बहुत ज़्यादा जाएंगे तो पोल्यूशन होगा तो आपको पता है जब एमिशन होता है तो ब्लैक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वो बर्फ़ पे जाके जम जाएंगे, ब्लैक होते हैं वो, तो सूर्य की किरणें और ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होंगी ब्लैक पार्टिकल्स में, बर्फ़ और ज़्यादा तेज़ी से पिघलेगी। समझ गए? मतलब रशिया इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। रशिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रशिया सिर्फ एक्सप्लोइट करना चाहता है आर्कटिक सी को, लेकिन क्लाइमेट प्रिजर्वेशन के तौर पे रशिया सोच नहीं रहा है कि जो मैं कर रहा हूं इससे नुकसान क्या होगा। बात सिर्फ देखो रशिया की नहीं है, इवन दूसरे आर्कटिक कंट्रीज, मतलब दूसरे देश जिनका आर्कटिक सी में कोस्ट लगता है, वो भी अपने अपने हिसाब से यहाँ पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया है। इवन देखो कई सारे बैंक्स ऐसे हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए ना लोन नहीं देते, बावजूद इसके ये सारे देश अपने इन प्रोजेक्ट्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन देशों में सरकारों के ऊपर डेवलपमेंटल प्रेशर है, तो वो इसलिए आर्कटिक सी को एक्सप्लोइट करना चाहते हैं। अभी ना एक काउंसिल भी है आर्कटिक सी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें 8 देश हैं। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। यूएस, रशिया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 8 देश हैं। अब इनकी प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो तो देखो यही है कि आर्कटिक सी को बचाना, यहाँ पे इकोसिस्टम को बचाना। लेकिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब इन्वेजन किया ना, तो ये काउंसिल सस्पेंड हो गई। इस काउंसिल के सस्पेंड होने के बाद बल्कि और भी मुश्किल हो गया कि अगर कोई देश गलत काम कर रहा है यहाँ पे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, उसको रोकना, क्योंकि ये जो काउंसिल है अब सस्पेंड हो चुकी है। वैसे भी देखो इस काउंसिल में ग्लोबल साउथ से तो कोई देश था ही नहीं। इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस जरूर था, लेकिन मेंबर नहीं था इंडिया इस काउंसिल का। अब लास्ट में देखो इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं। G20 का समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। काफ़ी डिफिकल्ट इश्यूज पे इंडिया ने सहमति बनाई, जो कि बनना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था, पहले तो बोला जा रहा था कि डिक्लेरेशन कोई साइन ही नहीं होगा, पहली बार ऐसा होगा कि G20 के किसी समिट में कोई जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हुआ या फिर जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। लेकिन इंडिया ने बढ़िया डिप्लोमेसी दिखाई, सभी देशों को मनाया और कई सारे इश्यूज पे सहमति बनी। इंडिया आज के समय में देखो ऐसी पोजीशन पे है कि इंडिया ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको एड्रेस करने का काम कर सकता है, मीडिएशन करवा सकता है। और इंडिया अभी ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है वो भी जोर शोर से उठा रहा है। ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। तो इसलिए ना इंडिया को ये आर्कटिक सी वाला इशू है ना उठाना चाहिए। जैसे नवंबर में G20 की ना एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, वहाँ पे भी इंडिया को ये आर्कटिक सी वाला इशू उठाना चाहिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी उठाना चाहिए। इंडिया आज ऐसे मुकाम पे है कि इंडिया ही इस इशू को जोर शोर से उठा सकता है और विभिन्न देशों को राजी कर सकता है आर्कटिक सी को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आर्कटिक सी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल FRBM एक्ट 2003 से संबंधित है और आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो ये एक्ट ना 2003 में आया था। किस लिए आया था? ताकि देश की इकोनॉमी की जो फिजिकल सिचुएशन है ना उसे स्टेबल रखा जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। अगर देखो हमारे देश की इकोनॉमी का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बताइए क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सरकार को ना कर्ज लेना पड़ेगा मार्केट से। सरकार कर्ज लेगी तो प्राइवेट कंपनीज के पास में कम ऑप्शंस रहेंगे मार्केट से उधार लेने के लिए। उनको उधार काफ़ी महंगा मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जाहिर तौर पे सरकार को बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, सरकार के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ऐसा सिचुएशन आ जाएगी कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा, जैसे श्रीलंका में सिचुएशन आ गई थी। इकोनॉमी में क्राइसिस आ जाएंगे, इकोनॉमी में क्राइसिस आ जाएंगे तो इन्वेस्टर्स रेटिंग डिक्रीज कर देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फर्दर महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो सारी चीज़ें जो श्रीलंका में हुई। इसलिए ना फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के लिए ये एक्ट आया था। FRBM एक्ट 2003 में आया था। इसमें ना ये सारे फीचर्स हैं। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट सरकार को रखनी होती है यूनियन बजट के साथ में। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट में ना सरकार बताती है कि आने वाले 3 सालों में बजट डेफिसिट कितना होगा। टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट का सरकार ने टारगेट क्या रखा है वो भी बताना होता है सरकार को आने वाले 3 सालों के लिए। इसके अलावा
मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सरकार को जारी करनी होती है, ये भी मैंडेटरी किया गया है एफआरबीएम एक्ट में। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में सरकार बताती है कि देश की इकोनॉमी किस प्रकार से ग्रो करेगी, आने वाले समय में ग्रोथ सिनेरियो कैसा रहने वाला है। नंबर 3, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। इसमें सरकार ये बताती है कि करंट पॉलिसीज जो हैं क्या वो मजबूत फाइनेंस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। मतलब सरकार की पॉलिसीज क्या ऐसी हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट स्टेबल रहे, या फिर सरकार कुछ भी पॉलिसीज फॉलो कर रही है जिससे टारगेट डेविएट हो सकता है। अगर टारगेट डेविएट हो सकता है, जो पहले रखा है कि फिस्कल डेफिसिट मान लीजिए 3% ऑफ जीडीपी रहना चाहिए, तो ऐसा क्यों? क्या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है? वो सरकार को सब एक्सप्लेन करना पड़ता है। मतलब आप कह सकते हो एफआरबीएम एक्ट ना एक प्रकार से चेक है सरकार के ऊपर कि सरकार फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दे ताकि देश की इकोनॉमी कोलैप्स ना हो। अब कायदे से देखो, ये बोला गया था शुरुआत में जब एफआरबीएम एक्ट आया था कि फिस्कल डेफिसिट ना 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, लेकिन सरकार इसे अचीव कर पाती उस समय ना 2007-2008 में ना फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था बहुत बड़ा, तो सरकार इस टारगेट को नहीं अचीव कर पाई। अभी भी सरकार इस टारगेट को अचीव कर पाती 2018-19 में, बाद में एकदम से कोविड आ गया। कोविड में तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था 10% ऑफ जीडीपी तक आ गया। 10% ऑफ जीडीपी तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई थी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। तो अब फाइनली टारगेट ये है कि 2025-26 तक जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 4.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। समझ गए? तो ये सारे प्रोविजंस हैं, बेसिक्स हैं, मैंने आपको क्लियर किए। अब ना चैलेंजेस की बात करते हैं कि एफआरबीएम एक्ट 2003 को इंप्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है रिलायंस ऑन फिक्स टारगेट और नंबर्स। सरकार ना फिक्स टारगेट रखती है, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट 2024 में मान लीजिए 5% ऑफ जीडीपी हो गया, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में 4.5% ऑफ जीडीपी होगा। बजाय के फिक्स टारगेट रखने के सरकार को ना रेंज रखनी चाहिए कि 2024 में हमारा टारगेट होगा 4 से 5% के बीच में, ऐसी रेंज। नेक्स्ट है एस्केप क्लास। अब एफआरबीएम एक्ट में ना एस्केप क्लास दिया होता है कि इस सिचुएशन में ना, फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में आप एफआरबीएम एक्ट का पालन मत कीजिए और फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने दीजिए। बट देखो, ये नेशनल इमरजेंसी ना काफ़ी एम्बिगुअस क्लास है और इसका फ़ायदा कई बार सरकार के द्वारा उठा लिया जाता है और बोल दिया जाता है कि देखो हमारा फिस्कल डेफिसिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि नेशनल इमरजेंसी आ गई। लेकिन आप नेशनल इमरजेंसी को भी तो डिफाइन करो ना। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है नेशनल इमरजेंसी का। मतलब ये है कि एस्केप क्लास जो है ना वो क्लियर नहीं है, किस सिचुएशन में सरकार फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को इग्नोर कर सकती है, वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, वीक लिंकेज बिटवीन पॉलिसी सेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सरकार देखो पॉलिसी तो बड़ी उम्मीद से सेट करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी वीक होता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है किस चीज़ में। जैसे देखो मान लीजिए पे कमीशन इंप्लीमेंट हो गया, 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो गया, तो सरकार को ना पहले से पूरा अंदाजा होना चाहिए कि इससे फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ेगा, ये रिपरकशंस होंगे। लेकिन सरकार उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है लैक ऑफ डेट सीलिंग लॉ। लैक ऑफ डेट सीलिंग लॉ मतलब देखो, एक सरकार के ऊपर भी एक कंट्रोल होना चाहिए ना कि आप इससे ज़्यादा देश के कर्ज को नहीं बढ़ने दे सकते। तो ऐसा कानून होना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर भी कुछ लिमिटेशन हो कि हाँ भैया, अगर फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया तो हम उतना कर्ज नहीं ले सकते, हमारे ऊपर लिमिटेशन है, कर्ज नहीं ले सकेंगे तो वो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखेंगे। तो कितना कर्ज सरकार ले सकती है उस पर एक सीलिंग होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट कवरेज और असेसमेंट ऑफ फिस्कल रिस्क। ये देखो वही पॉइंट है कि एकदम से पे कमीशन इंप्लीमेंट किया या फिर कोई और क्राइसिस आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में कितना फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा वो पहले से सरकार को इसकी असेसमेंट करनी चाहिए, लेकिन सरकार असेसमेंट पहले से नहीं करके रखती। वे फॉरवर्ड में देखो कहा जाता है कि या तो देखो इस एक्ट को आप ढंग से फॉलो कर लो या फिर इसको अवॉइड ही कर दो। कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया है, सरकार इसे सीरियस ही नहीं लेती, जबकि बहुत बढ़िया कानून है एफआरबीएम एक्ट। ये
सरकार राइटर कहते हैं एस्केप क्लास को ना क्लियरली डिफाइन करो, किस सिचुएशन में एफआरबीएम के टारगेट को इग्नोर किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है। फिस्कल रूल्स का जो इन्फोर्समेंट है उसे आप मजबूत करो, मतलब अकाउंटेबिलिटी सरकार की फिक्स होनी चाहिए। अगर एफआरबीएम एक्ट के टारगेट को इग्नोर किया जाता है तो इसके लिए इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल से इस्टेब्लिश की जा सकती हैं ताकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके। फिस्कल पॉलिसी एंड बजट प्रोसेस में लिंकेजेस जो हैं वो इंप्रूव होना चाहिए। अलग अलग राज्यों ने कैसा काम किया, उनकी कैसी फिस्कल परफॉर्मेंस रही, ये सब मेजर करने के लिए ना अलग अलग राज्यों को स्टेट क्रेडिट रेटिंग्स दी जाएं। कई बार सरकार क्या करती है, जैसे फूड पे सब्सिडी देती है। अब फूड पे सब्सिडी ना सरकार को कायदे से ये चीज़ वो पैसा बजट में शामिल करना चाहिए, बट सरकार ना ये सब्सिडी एफसीआई के थ्रू दे देती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोन लेता है फूड सब्सिडीज का पैसा देने के लिए, लेकिन देखो ये ऑफ बजट हो जाता है। एफसीआई के द्वारा लोन लेना फूड सब्सिडी का पैसा चुकाने के लिए ये सरकार इसलिए करवाती है ताकि बजट में चीज़ें ठीक ठाक दिखें। जब एफसीआई लोन लेता है तो वो चीज़ बजट में काउंट नहीं होती, जानबूझ के सरकार एफसीआई से पैसा चुकवाती है। तो ये ऑफ बजट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एफसीआई को जो पैसा देना है वो आएगा तो सरकार के ऊपर ही। और देखो फिस्कल डेफिसिट भी अगर बड़ा है तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बड़ा है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे स्कूल बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तो अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाए, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एफआरबीएम एक्ट से संबंधित। अब लास्ट में हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आज। एक देखो एफआरबीएम एक्ट से संबंधित और दूसरा क्वेश्चन है आर्कटिक रीजन की क्या इन्वायरमेंटल या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। दोनों यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं पूछे हुए, और एक 2014 में यूपीएससी ने जो प्री का क्वेश्चन पूछा था। ध्यान से पढ़िए, आर्कटिक काउंसिल का मेंबर कौन कौन है। हमने इसी डिस्कशन में सभी आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स के बारे में जाना। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना 4 है। जापान और यूके ये मेंबर नहीं है आर्कटिक ओशन के। 1, 3, 5 डेनमार्क, रशिया और यूएस ये तीनों मेंबर्स हैं, तो चौथा आंसर हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।